वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज हम नया नॉवल स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है कोई साथ हो। इसकी राइटर हैं उजाला नाज। आज इसकी फर्स्ट एपिसोड रीड करते हैं, लेकिन प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, बेल आइकन को हिट ज़रूर कीजिएगा ताकि जैसे नई एपिसोड आए आपको पता चल जाए। वो एक कमरा था जिसका दरवाज़ा और खिड़कियां बंद थी। कमरे के अंदर देखो तो मंजर भयानक था। चारों तरफ आग फैल रही थी। कमरे के दरमियान रखे बेड को भी आग ने अपने काबू में ले लिया था। ऐसे में दो लोग कमरे के बीच खड़े थे। आग अब आहिस्ता आहिस्ता उन दोनों के वजूद तक पहुंच रही थी। ऐसे में कमरे की एक खिड़की के शीशे पर देखो तो एक लड़की मुसलसल कमरे की खिड़की को जोर जोर से बजा रही थी। मामा पापा वो अपनी पूरी कुव्वत से कमरे की खिड़की पर हाथ मार रही थी। आंसू तेजी से उसकी आंखों के रास्ते गालों पर बहकर उसकी गर्दन तक जा रहे थे। आग की तपश से खिड़की का शीशा भी गर्म होना शुरू हो गया था। शायद कुछ ही देर में वो टूटने वाला था और आग बाहर आने वाली थी, मगर वो किसी भी चीज से लापरवाह कमरे के अंदर खड़े इन दो लोगों को आग में लिपटा देख रही थी। भाग जाओ, अंदर मौजूद उसकी मामा ने चीख कर कहा था, मगर वो इस वक्त कुछ सुन नहीं रही थी। मामा पापा हाथ के मुक्के उस खिड़की पर मार रही थी, आंखें लाल और आंसू से भीगा चेहरा। या अल्लाह, अपना माथा खिड़की के शीशे से टिकाया था। शीशे की गर्माई से उसका माथा जल रहा था, मगर उसे उस वक्त कोई तकलीफ महसूस नहीं हो रही थी। भाग जाओ बेटा, भागो भागो भागो, उसके पापा और मामा मुसलसल चीख रहे थे। उसने एक नजर उठाकर देखा, आग अब उनके वजूद को अपनी लपेट में ले चुकी थी। वो फौरन से पीछे हुई थी। उसे महसूस हुआ उसका वजूद कांप रहा था। वो एक एक कदम पीछे हो रही थी। उसे एक आवाज आई थी, ऐसे जैसे शीशा क्रैक हो रहा हो। वो एक एक कदम पीछे हुई थी और फिर एक धमाके से खिड़की का शीशा टूट चुका था। कांच के टुकड़े उड़कर उसके वजूद की जानिब आए थे। उसने अपने चेहरे के सामने अपना हाथ फैलाया था। वो जमीन पर एक झटके से गिरी थी। कांच के टुकड़े उसके हाथ और जिस्म के कई हिस्सों में चुभ चुके थे। उसने सीधा होना चाहा था जब कोई रोशनी उसके वजूद पर पड़ी थी। यहाँ वहाँ कोई है, उसने आवाज सुनी थी और फिर उसके कुछ कदमों की आवाज आई थी। उसे अचानक उसके जिस्म ने हरकत की थी। भाग जाओ, मामा पापा की आवाज उसके कान में गूंजी थी। वो फौरन खड़ी हुई थी। उसे महसूस हुआ जिस्म के कई हिस्सों से खून बह रहा था। दर्द की टीसी उसे महसूस हुई थी, मगर वो रुक नहीं सकती थी। कदमों की आवाज उसे अपनी जानिब आती महसूस हुई थी। उसने भागना शुरू किया था। वो भाग रही थी तेजी से, हर दर्द की परवाह किए बगैर। आंसुओं को बहाते हुए कदमों की आवाजें उसे अपनी पुश्त से महसूस हो रही थी। पकड़ो उसे, जल्दी, किसी आवाज उसके कानों तक पहुंची थी। किसी की आवाज उसके कानों तक पहुंची थी। उसने अब अपनी रफ्तार तेज की थी। उसे नहीं मालूम था कि वो कहाँ जा रही है। वो खाली सड़क थी जिसके दोनों इतराफ में दरख्त थे। कदमों की आवाज अब भी तेज हो रही थी। फिर अचानक फिजा में एक आवाज गूंजी थी। उसे महसूस हुआ कोई चीज बहुत तेजी से उसके बाजों में आकर धंसी थी। उसे महसूस हुआ तेजी से खून उसके बाजों से बहना शुरू हुआ था। अपने दूसरे हाथ से उसने अपने बाजू को पकड़कर दबाया था। दर्द की लहर उसके पूरे वजूद में दौड़ रही थी, मगर वो रुक नहीं सकती थी। उसे भागना था और अब वो भी भाग रही थी। उसकी नजरों के सामने अंधेरा था और वो इन अंधेरों में गुम हो जाना चाहती थी। अचानक ही एक और आवाज गूंजी थी और इस बार गोली उसकी टांग में आकर लगी थी। वो फौरन लड़खड़ाई थी। उसके लिए खुद को संभालना नामुमकिन हो गया था और फिर उसने महसूस किया वो दाएं जानिब गिरी थी, मगर वो गिरी नहीं थी, वो एक खाई थी। उसने खुद को इस खाई में गिरते महसूस किया था। जाने उसके बाद क्या हुआ था। एक झटके से उसकी आंख खुली थी। उसने महसूस किया उसका वजूद पसीने से भीगा हुआ था। वो छत को घूर रही थी जहां एक फानूस लगा था, मगर वो इस फानूस को नहीं देख रही थी। उसकी निगाहों के सामने अब वही मंजर घूम रहा था। वो कमरा, आग, दो गोलियां, खाई और मामा पापा। उसके होंठों ने हरकत की थी। मामा पापा कहते हुए उसने उठने की कोशिश की थी, मगर फिर उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ में ड्रिप लगी है। उसने अपना दायां बाजू देखा जहां पट्टी लगी थी, मगर उसे वहां कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। वो सीधी हुई थी, नजर अपनी टांग पर गई थी, वहां भी पट्टी बांधी गई थी। ऐसा लगा जैसे काफी वक्त गुजर गया था इस जख्म को, क्योंकि उसे जहां जहां कांच के टुकड़े चुभे थे वहां सिर्फ निशानात थे। उसे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। ये सब कब हुआ? कल रात ही तो हुआ था वो सितम। वो आज इस हाल में कैसे है? उसे तो अस्पताल में होना चाहिए था, मगर वो तो। अचानक ही वो चौंकी थी। उसने अपने इतराफ में देखा। वो बेड पर थी। उसके इतराफ में जरूरत की हर चीज मौजूद थी। दाएं जानिब ड्रेसिंग टेबल, सामने दीवार पर एलईडी, उसके साथ चेंजिंग रूम और उसके बराबर ही वॉशरूम, एक सोफा सेट और दरमियान में मेज रखी थी। बाएं जानिब आओ तो एक खिड़की
खिड़की खुली हुई थी जिसके सामने पर्दे हवा की वजह से मुसलसल हिल रहे थे। उस कमरे की कलर थीम ब्राउन और गोल्डन थी। फर्नीचर से लेकर पर्दे, हर चीज ब्राउन और गोल्डन की कंट्रास्ट की थी और हर चीज कीमती और शानदार थी। उसने महसूस किया सामने वॉल पर एसी लगा था, मगर उसके बावजूद वो पसीने में भीगी हुई थी। उसके लिए सब अजीब था। वो इस जगह को पहली बार देख रही थी और इसे तो अंदाजा भी नहीं था कि वो यहाँ कैसे पहुंची, कौन लाया उसे यहाँ। कहीं उन लोगों के हाथ तो नहीं लगी वो। इस सोच के साथ ही उसके वजूद में खौफ की लहर दौड़ी थी। कोई है? घबराई हुई आवाज में कहा था, मगर हर तरफ सिर्फ और सिर्फ खामोशी थी। वो दरवाजे की जानिब देख रही थी जिसकी दूसरी जानिब क्या था, कोई था भी या नहीं, उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। कोई है? उसने दोबारा पुकारा था। इस मर्तबा आवाज थोड़ी बुलंद थी। अचानक ही उसकी नजर खिड़की के ऊपर लगी वॉल क्लॉक पर पड़ी। उसने देखा इस वक्त 5 बज रहे थे। कोई है यहाँ? कुछ देर ही गुजरी थी। उसने एक बार फिर पुकारा। इस बार उसकी आवाज पहले से ज्यादा तेज थी। उसे कमरे के बाहर तेज कदमों की आवाज सुनाई दी थी। वो अब सहम गई थी, जाने कौन होगा यहाँ। दरवाजा खुला था। उसने देखा एक दरमियानी उम्र की लेडी अंदर आई थी। आप जाग गई? आप ठीक तो है ना? उसके पास पहुंचकर वो परेशान कुन अंदाज में उससे पूछ रही थी, कौन है आप और मैं यहाँ कैसे आई? उसे सवाल किया था। शुक्र है आपको होश आ गया, मैं भी मास्टर को बताती, उसने कहकर फौरन अपना मोबाइल निकाला था। मास्टर? कौन मास्टर? किसको कॉल कर रही हैं आप? बताएं मुझे। वो डर गई थी। ये लेडी अपने मास्टर को कॉल कर रही थी। इसका मतलब वो उन्हीं लोगों के हाथ लग चुकी थी। वो उसे मार सकते थे। खौफ से उसका वजूद कांपने लगा था। डरिए मत आप, मास्टर ही आपको यहाँ लाए, उन्होंने ही आपकी जान बचाई है, वो तसल्ली दे रही थी। उसके अल्फाज सुनकर वो थोड़ी रिलैक्स हुई थी। इसका मतलब कि वो उनके हाथ नहीं लगी थी। शुक्र अल्लाह का, एक इत्मीनान हुआ था, मगर उसके साथ ही परेशानी भी थी। आखिर वो अनजान जगह पर थी। वो उसके रूम से निकल बाहर कॉरिडोर की जानिब आई थी। उसने एक नंबर डायल किया था। कुछ देर बाद बेल जाने के बाद कॉल रिसीव कर ली गई थी। उन्हें होश आ गया मास्टर, उसने कहा था। नहीं, वो बहुत घबराई हुई है, डर रही है इस जगह से। थोड़ी देर रुकी थी। जी जैसा आप कहें, उसने कहकर कॉल कट की थी। अब वो किचन की जानिब बढ़ी थी। स्कीना, जल्दी से चाय और साथ कुछ सैंडविचेस रेडी करके ऊपर लाओ। उन्हें होश आ गया। मुलाजमा से कहकर वो दोबारा ऊपर आई थी, मगर वो अब स्टडी रूम में गई थी। स्टडी का दरवाजा खुलकर वो अंदर आई थी। सामने ही एक लड़का लैपटॉप खोले बैठा था। ब्लैक टी शर्ट और जीन्स, कानों में हेडफोन लगाए, आंखों में ग्लासेस पहने। उसके हाथ तेजी से लैपटॉप पर चल रहे थे। शायद वो किसी अहम काम में मसरूफ था। दरवाजे की आवाज पर उसने एक नजर आने वाले को देखा और दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गया था। उन्हें होश आ गया है, ये सुनते उसके हाथ रुके थे। चेहरे पर एक खुशगवार हैरत आई थी। सच कह रही हो? उसने भी यकीनी से अपनी जगह से उठते हुए कहा था। हाँ, मैंने उसकी ड्रिप उतार दी है, उसे कुछ देर आराम करने का कहा है। उसे गौर से देखते हुए उसने कहा था। शुक्र है अल्लाह का, उसे इस हाल में देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो रुका था। मास्टर को बता दिया? हाँ, अभी उन्हें कॉल करके इन्फॉर्म किया है, तुम्हारे लिए पैगाम दिया उन्होंने। उसकी बात पर वो दोबारा लैपटॉप की जाने मुतवज्जा हुआ था और हाथ बढ़ाकर उसे बंद किया था। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है, रात को काम शुरू करूंगा और सुबह तक सब हो जाएगा, उसने अपने मोबाइल उठाते हुए कहा था। अच्छी बात है, मैंने उसके लिए चाय और सैंडविचेस बनवाए हैं, जाकर देखती हूँ, वो कहकर पलटी। माया? उसकी आवाज पर उसके बढ़ते कदम रुके थे। वो पलटी थी। क्या मैं उसके साथ चाय पी सकता हूँ? उसने पूछा था और माया के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। मास्टर ने कहा है कि उसका डर खत्म करना है और तुम इस काम में माहिर हो, वो तुम पर भरोसा करते हैं, वो कहकर पलटी थी, जबकि पीछे मौजूद लड़का मुस्कुराया था। उसे यहाँ बैठे काफी देर हो गई थी। वो अनजान निगाहों से इस कमरे को देख रही थी। न जाने वो इसे आराम करने का कहकर कहाँ चली गई थी। कंबल एक जाने पलटकर वो बेड से उतरी थी। उसे महसूस हुआ उसके जिस्म में अब भी दर्द था, शायद मुसलसल लेटे रहने की वजह से। वो आहिस्ता आहिस्ता खिड़की जाने बढ़ी थी। हाथ बढ़ाकर पर्दे साइड पर किए और सामने के मंजर ने उसे हैरान कर दिया था। ऐसा लगता था कि जैसे ही वो वीरान वादी हो। पौधों से भरे पहाड़, ऊंचे दरख्त, धुंध, साफ सड़क दूर तक जाती हुई। इंसान का कोई वजूद यहाँ नजर नहीं आ रहा था। परिंदों की आवाजें ही थी जो सुनाई दे रही थी। हवा में नमी बता रही थी कि आसपास कहीं कोई दरिया या पानी का चश्मा जरूर था। कितना हसीन मंजर था ये, मगर उसे ये हसीन नहीं लग रहा था। उसका डर में मजीद इजाफा हुआ था। वो कहाँ थी? ये जगह तो पहली बार देख रही थी। वो यहाँ कैसे पहुंच गई? कल रात तक तो वो। अचानक ही रात का वाकया उसके दिमाग पर रोशन हुआ और आंखों में फिर से नमी और एक एक करके आंसू गिरना शुरू हुए थे। मामा। आंखें बंद करके उसने धीमी आवाज में कहा था। पापा। आंसू अब उसके गालों को भिगो रहे थे। उसे महसूस हुआ कि किसी ने कमरे के दरवाजे का लॉक घुमाया था। उसने फौरन आंखें खोली थी। कोई अंदर आया था। वो पलटी नहीं थी। उसने अपने आंसू साफ करने थे। अरे तुम बेड से क्यों उतरी? अभी तुम्हें आराम की जरूरत है।
तुम्हारी बॉडी वीक है अभी। ये उस लेडी की आवाज़ थी। उसने पलट कर देखा, वो एक ट्रे मेज पर रख रही थी। ये कौन सी जगह है, मैं यहाँ कैसे आई? उसने अपने दिमाग में चलने वाला सवाल दोहराया था। तुम्हें मेडिसिन लेनी है और इसके लिए तुम्हें कुछ खाना होगा। आ जाओ, तुम्हारे लिए मैंने सैंडविचेस बनवाए हैं। उसका हाथ पकड़कर उसे मेज की जानिब ले जाते उसने कहा था, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही आप? उसने दोबारा कोशिश की थी। इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, दरवाजा एक बार फिर खुला था और एक लड़का अंदर आया था। इनसे मिलो, ये मुस्तफ़ा है, हमारे साथी। उसने उस लड़की ही की जानिब इशारा किया था। अस्सलाम वालेकुम मिस स्लीपिंग ब्यूटी, शुक्र है आपको जागने का ख्याल तो आया। उसने हाथ उसकी जानिब बढ़ाया था जिसे वो अजीब सी नजरों से देख रही थी। ओह सॉरी, मैं तो भूल गया कि खूबसूरत लड़कियां पहली मुलाकात में किसी से फ्री नहीं होती। उसने कहकर हाथ पीछे किया था। चलो आओ चाय पीते हैं। वो दोनों अब आराम से बैठ चुके थे, जबकि वो अपनी ही जगह खड़ी उन दोनों अजनबियों को देख रही थी जिनसे अब उसे डर लगने लगा था। आखिर मुझे बताया क्यों नहीं जा रहा कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? उसे अब गुस्सा आया था। लो जी, इसमें बताने वाली क्या बात है? आप यहाँ इतने अरसे से सो रही हैं और हम आपकी खिदमत कर रहे हैं, और अब जब आप जाग गई हैं तो आप चाय पी रही हैं और हम पिला रहे हैं। मुस्तफ़ा ने एक बार फिर चह कर कहा था। अरसे? क्या मतलब? मैं कब से यहाँ हूँ? ऐसे हैरत हुई थी। ये तो वो अपने जख्म देखकर समझ गई थी कि वो यहाँ कुछ दिन से है, मगर कितने, उसका अंदाजा उसे खुद भी नहीं था। देखो, माया ने गहरी सांस ली। तुम पहले चाय पी लो, मेडिसिन लो, उसके बाद हम तुम्हें हर सवाल का जवाब देंगे, प्लीज, उसने रिक्वेस्ट की थी। थोड़ी देर सोचने के बाद वो बैठ गई थी। ये एक बुलंद हवेली नुमा इमारत थी जिसके चारों तरफ गार्ड्स ब्लैक सूट में खड़े थे। हर गार्ड के पास अपनी रिवॉल्वर थी, जैसे कुछ ने छुपा रखा था और कुछ हाथ में लेकर चक्कर लगा रहे थे। हवेली के दाखिली दरवाजे, हवेली से मेन गेट तक एक लंबी सड़क थी जिसके दाएं जानिब लॉन था। इस वक्त हवेली में मुकम्मल खामोशी छाई थी। परिंदों की आवाजों के सिवा यहाँ और कुछ नहीं था। और फिर इस माहौल के सुकून में किसी चीज ने खलल पैदा किया था। हवेली का मेन गेट 3 गार्ड्स ने मिलकर खोला था और एक गाड़ी हवेली के अंदर दाखिल हुई थी। सड़क से गुजरकर वो हवेली के सामने आ रुकी थी। हवेली के एक गार्ड ने आगे बढ़कर फौरन फ्रंट डोर खोला था और एक शख्स बाहर निकला था। 6 फुट के करीब कद, चौड़े कंधे, ब्लैक पैंट सूट में मलबूस, क्लीन शेव, नफासत से बने हुए बाल, रंग सांवला मगर पुरकशिश नकुश, आंखों में ब्लैक ग्लासेस लगाए और आगे बढ़ा था। शहजाद साहब अंदर हैं। हवेली के दाखिली दरवाजे के बाहर खड़े गार्ड के पास पहुंचकर उसने पूछा था। जी, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। गार्ड का जवाब सुनकर वो सर हिलाकर अंदर दाखिल हुआ था। ये एक बहुत बड़ा लॉन था जिसके दरमियान में सोफे, मेज, डेकोरेशन का मुख्तलिफ सामान रखा था। उसके अलावा दीवारों पर कुछ तस्वीर जो शायद यही रहने वालों में से किसी की थी, लगी थी। वो किसी भी चीज की जानिब नजर डाले बिना दाएं जानिब आया था जहां सीढ़ियां मौजूद थी जो कि ऊपर वाले मंजिल की जानिब जाती थी, मगर वो सीढ़ियों की जानिब जाने की बजाय दाएं जानिब एक दरवाजे के सामने रुका था। दरवाजे पर दस्तक दी थी। आ जाओ, अंदर से किसी की भारी आवाज आई थी। वो दरवाजा खोलकर अंदर आ गया था। ये शायद गेस्ट रूम था जहां मेज, कुर्सियां, सोफे रखे हुए थे, जिनमें एक सोफे पर एक पक्की उम्र का आदमी बैठा हुआ था। ग्रे पैंट कोट पहने, हल्की मगर सफेद और काली दाढ़ी, हाथों में सिगार पकड़े वो उनके सामने जाकर खड़ा हुआ था। क्या रिपोर्ट है? उसकी जानिब देखते उन्होंने पूछा था। तमाम चीजें मुकम्मल हो गई। आपने जैसा कहा था, हमने कोई निशानी नहीं छोड़ी। ये सिर्फ एक हादसा था, उसने कहा था। अंदाज में मकान की थी। गुड। और वो लड़की, उसका क्या हुआ? एक और सवाल हुआ था। हमारे बंदों ने उस पूरी खाई को खोज लिया, वो कहीं नहीं मिली। ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसे वहां से ले गया हो। खून के धब्बे वे किसी ने मिटा दिए हैं। हमें कोई निशानी भी नहीं मिल पा रही। ये बुरा हुआ। अगर वो जिंदा बच गई तो हमारे लिए मुश्किल हो सकती है। सिगार को सामने रखे स्ट्रे में दबा कर रखते उसने उन्हें कहा था। वो जिंदा नहीं बच सकती। उसे 2 गोलियां मारी गई थी। पूरा जिस्म जख्मी था और जितनी गहरी वो खाई थी उसका बचना नामुमकिन है, क्योंकि जब तक उसे किसी ने देखा होगा उसकी सांसें निकल चुकी होंगी। वो मुतमिन था। उसके बाद पर शहजाद साहब ने सर हिलाया था। ठीक है, तुम कह रहे हो तो ऐसा ही होगा, मगर तुम्हें उसकी तलाश छोड़नी नहीं है। अपनी आंखें हमेशा खुली रखनी है। उंगली उसकी जानिब उठाते उन्होंने वार्निंग देते हुए कहा था। आप फिक्र मत करें, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। उसने मुस्कुरा कर कहा था। गुड, अब तुम जा सकते हो। हाथ से इशारा करते हुए कहा था। शहर? उसने पूछा था। हाँ, तुम्हें अपना अब मजीद हर्ज नहीं करना चाहिए। जाओ। हतमा अंदाज था। उसकी बात की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसके बाद बात की कोई गुंजाइश नहीं थी। वो सर हिलाकर बाहर निकला था। वो दोनों कमरे से बाहर निकले थे। कदमों की रफ्तार तेज थी। माया आगे जबकि मुस्तफ़ा उसके पीछे पीछे आ रहा था। स्टडी का दरवाजा खोलकर माया अंदर दाखिल हुई थी और अब मुस्तफ़ा मजीद खामोश नहीं रह पा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही ये सब करने की क्या जरूरत थी, वो एहतजाजन कह रहा था। क्या करने की? माया रुख टेबल की तरफ जानिब था।
उसे स्लीपिंग पिल्स देने की। अभी तो होश आया था, उसे उसके सामने खड़ा कह रहा था, मास्टर का ऑर्डर है, हम कुछ नहीं कर सकते। टेबल की जानिब झुककर एक दराज खोला था, अब वो उसमें से कुछ निकाल रही थी। यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा, पहले उसके होश में ना आने की परेशानी थी, और अब उसके होश में आने पर भी उन्हें सुकून नहीं है। हाथ फैलाते उसने नासमझी वाले अंदाज में कहा था, होश में ना आना उसके लिए खतरनाक था, और अब उसका होश में आ जाना उसके लिए ज्यादा खतरनाक है। उसके एक बॉक्स निकालकर मेज पर रखते हुए कहा था, क्या बात है यार, तो अब क्या हम उसे इसी तरह सुलाते रहेंगे? उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। बिल्कुल भी नहीं, मास्टर ने कहा, सिर्फ आज उसे सुलाना जरूरी है। अब वो बिल्कुल मुस्तफा की जानिब मुतवज्जह थी। क्यों? क्या कल वो खतरे से निकल जाएगी? एक बेवकूफाना सवाल हुआ था। नहीं, माया मुस्कुराई थी, कल तक हम उसकी सिक्योरिटी का इंतजाम कर चुके होंगे। उसने मेज पर रखे बॉक्स पर हाथ मारते हुए कहा था। ये क्या है? उसने सवालिया निगाहों से बॉक्स की जानिब देखते हुए कहा था। ओह मुस्तफा, तुम्हारा ध्यान सिर्फ उस लड़की की तरफ है। मुस्तफा, इतना कहकर तुम्हें ये भी याद नहीं कि आज की रात तुमने बहुत काम करना है? माया ने उसे गौर से देखते हुए कहा था। ओह, मुस्तफा ने अपने सर पर हाथ रखा था, जिसे अचानक कुछ याद आया था। मैं वाकई भूल गया था। बॉक्स की जाने बढ़ते हुए उसने कहा था, उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया था जब माया ने अपना हाथ जोर से उस बॉक्स पर रखा था। तुम्हें याद रखना है सब कुछ। उस लड़की के लिए अपना काम भूल जाना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तुम जानते हो ये। उसे वार्निंग देने वाले अंदाज में माया ने कहा था। जानता हूं, मैं बस इसके लिए परेशान हो गया था। बॉक्स को उठाते हुए उसने कहा था। मत हो, मास्टर के होते हुए उस लड़की को कुछ नहीं हो सकता। माया की बात पर मुस्तफा के होंठों पर मुस्कुराहट आई थी। मौसम काफी बदला बदला लग रहा है। आंखें दबाते हुए, दाएं आंख दबाते हुए उसने कहा था, दुआ करो ये बदला मौसम सब पर रास आ जाए। दरवाजे की जाने बढ़ते हुए उसने कहा था, प्लीज मुझे 1 घंटे बाद चाय दे देना। बॉक्स खोलकर उसमें मौजूद सामान देखते हुए उसने कहा था, जरूर, मैं हर 2 घंटे बाद तुम्हें चाय दूंगी। जानती हूँ पूरी रात तुमने बहुत कुछ करना है। दरवाजा खोलते हुए मुस्कुराकर कहा था, थैंक्स। वो अब मुकम्मल उस बॉक्स की जाने मुतवज्जा हो चुका था। माया मुस्कुराकर बाहर निकली थी। सीढ़ियों से नीचे उतरकर उसने अपने मोबाइल से एक नंबर डायल किया था। मुस्तफा ने काम शुरू कर दिया है मास्टर, उसने कहा था। फिर दूसरी जानिब की बात सुनने के लिए रुकी थी। जी, हमने उसे स्लीपिंग पिल्स दे दी हैं, वो सुबह से पहले नहीं उठेगी। उसने रुककर दोबारा बात सुनी थी। वो मुसलसल हमसे इस जगह का और यहाँ आने का पूछ रही थी। क्या हम उन्हें बता दें? उसने इजाजत मांगी थी। ओके, उसने कहकर कॉल काट दी थी, और अब वो किचन की जाने पड़ी थी। उसे मुस्तफा के लिए चाय बनानी थी। उसकी आंख सुबह खुली थी। कुछ देर सुन दिमाग से वो छत को घूरती रही थी, और फिर उसे कुछ याद आया था। उसने चाय पीने के बाद मेडिसिन ली थी, और फिर वो अचानक से उठकर बैठी थी। उसे नींद आ गई थी। उसके बाद वो यकीनन ये उन मेडिसिन की वजह से हुआ था। अपना सर थाम के उसने बेड से टेक लगाया था। जाने वो कहाँ आ गई थी। ये जगह, यहाँ के लोग, सब कुछ उसके लिए बहुत अजीब था। उसे बस एक डर था कि कहीं ये वही लोग तो नहीं थे। बस इसी डर ने उसका सुकून बर्बाद किया हुआ था। वो अब उठी थी, और आज उसने किसी को आवाज नहीं दी थी। उसे बस यहाँ से निकलना था। उसे अपने घर जाना था। इस सोच के साथ उसके कदम रुके थे। अपना घर? कुछ मनाजिर उसकी नजरों के सामने आए थे। उसे लगा उसकी आंखें जल रही हों। मामा, पापा। अचानक ही उसे ख्याल आया था। वो फौरन दौड़ी थी, रूम का दरवाजा खोलकर बाहर निकली थी। भागते हुए कॉरिडोर से गुजरकर वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। उसी वक्त मुस्तफा स्टडी से बाहर आया था। वो अब भी रात वाले हुलिये में था, जिसका मतलब था कि वो वाकई पूरी रात जागता रहा है। कहाँ जा रही हैं आप? उसकी जानिब तेजी से आकर उसका रास्ता रोका था। मुझे घर जाना है, हटो आगे से। उसे एक जानिब धकेलकर वो बाहर की जानिब भागी थी। रुक जाए। मुस्तफा भी उसके पीछे भागा था। आप कहीं नहीं जा सकेंगी। उसे बाजू से पकड़कर रोकते हुए उसने कहा था। क्यों नहीं जा सकती? आखिर चाहते क्या हो तुम लोग? मारना चाहते हो मुझे? वो चीख रही थी, और इसकी तेज आवाज सुनकर माया भी बाहर आई थी। मारने के लिए आपके होश में आने का इंतजार ना करते, हम पहले दिन ही मार देते। वो संजीदा था, और उसकी संजीदगी ने उसे थोड़ा रिलैक्स किया था। आप अंदर चलें प्लीज, मास्टर को मालूम हुआ तो नाराज होंगे हम पर। माया ने पास आकर कहा था। वो वाकई परेशान हो गई थी। मुझे अपने घर जाना है। आप जहाँ कहेंगे आपको ले जाया जाएगा, मगर आपके मुकम्मल ठीक होने के बाद। माया ने उसे नरमी से समझाया था। मैं ठीक हूँ बिल्कुल। देख नहीं रही आप? तुम ठीक नहीं हो स्लीपिंग ब्यूटी। इतने अरसे बाद नींद से जागी हो, कमजोरी है बहुत। मुस्तफा ने उसके बाजू से अब भी पकड़ा हुआ था। अंदर चलो प्लीज, तुम्हारा बाहर जाना खतरनाक है। माया ने एक बार फिर उससे रिक्वेस्ट की थी। मैं कितने अरसे से यहाँ हूँ? मुस्तफा से पूछ रही थी। माया की बात तो जैसे उसने सुनी ही न
نہیں تھی. اندر چلو سلیپنگ بیوٹی, میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا, مگر تم باہر نہیں جا سکتی. تم جانتی ہو کہ باہر تمہارے لیے بہت خطرہ ہے, پلیز. اس نے دھیمے لہجے میں کہا تھا اور شاید اس پر اثر بھی ہو گیا تھا. تم مجھے سب سچ سچ بتاؤ گے؟ اسے وعدہ چاہیے تھا. وعدہ؟ اب چلیں. وہ اسے اندر لے کر آیا تھا. مایا بھی ان کے پیچھے تھی. لاؤنج کے صوفے پر اسے بٹھا کر خود بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا. ہمارے لیے کچھ کھانے کو لے آؤ مایا, بہت بھوک لگی ہے, اس نے مسکرا کر کہا تھا. اور مایا سر ہلاتی کچن کی جانب گئی تھی. اب مجھے بتاؤ سب, میں کب سے یہاں ہوں, کون لایا ہے مجھے یہاں؟ اس نے دوبارہ اپنے سوال دہرائے تھے. پہلے کھانا, اس کے بعد میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا, مصطفیٰ نے مسکرا کر کہا تھا. مجھے کچھ نہیں کھانا, بھوک نہیں ہے مجھے, اس نے انکار کیا تھا. اگر تم کچھ کھاؤ گے نہیں تو میں تمہیں کچھ بتاؤں گا نہیں. اس کی بات پر وہ خاموش رہی تھی. اب اس کے پاس اور کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا, اس کے لیے سب جاننا بہت ضروری تھا. مایا کھانے کی ٹرے لے کر آئی تھی اور اسے میز پر رکھ کر پلیٹ میں اس کے لیے کھانا نکالا تھا. تھینک یو, اس نے پلیٹ لیتے ہوئے کہا تھا. مایا مسکرائی تھی اور اسی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے دوسری پلیٹ مصطفیٰ کی جانب بڑھائی تھی. تھینک یو, اس نے بھی مسکرا کر کہا تھا. بریانی کے 2-3 چمچ لینے کے بعد اس نے پلیٹ واپس رکھ دی تھی, جس پر مصطفیٰ فوراً کھڑا ہوا تھا. ارے نہیں نہیں, تمہیں ہی پلیٹ پوری ختم کرنی ہوگی. اس نے پلیٹ اٹھا کر اس کی جانب بڑھائی تھی. مجھے بھوک نہیں ہے, اٹل لہجے میں صاف انکار تھا. لیکن تم سب جاننا بھی چاہتی ہو نا, اگر پوری حقیقت جانی ہے تو پلیٹ بھی پوری ختم کرنی ہوگی, اس نے مسکرا کر کہا تھا, جبکہ اس نے خاموشی سے پلیٹ لے لی تھی. یہ ہوئی نا بات, وہ کہہ کر اپنی جگہ واپس بیٹھا تھا. خاموشی سے کھانا کھا لینے کے بعد مایا اس کی میڈیسن لے کر آئی تھی. میں یہ میڈیسن نہیں کھاؤں گی, اس نے انکار کیا تھا. کیوں؟ مایا نے پوچھا تھا. کیونکہ میں بہت عرصے سے سوتی رہی ہوں اور دوبارہ سونا میری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا. ٹھیک کہا نا میں نے, اس نے مصطفیٰ کی جانب معنی خیز انداز میں کہا تھا. ویری کلیور, مصطفیٰ نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا, جبکہ مایا نے اسے آنکھیں دکھائی تھی, جس پر اس نے فوراً اپنی مسکراہٹ روکی تھی. میرا مطلب ہے تم پریشان مت ہو, آج ان میں نیند کی گولی نہیں ہے, یہ ڈاکٹر نے تمہارے لیے سجیسٹ کی ہے. ٹھیک ہے, پھر میں یہ میڈیسن تبھی کھاؤں گی جب تم مجھے سب بتا دو گے, اس نے حتمی انداز میں کہا. مصطفیٰ نے ایک نظر مایا کی جانب دیکھا, جس نے کندھے اچکا دیے تھے. وہ سیدھا ہوا تھا. پوچھو, کیا پوچھنا ہے؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے پوچھا تھا. وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے, جبکہ مایا ایک جانب کھڑی دونوں کو دیکھ رہی تھی. ناران, یہ ناران ہے. مصطفیٰ کے جواب پر جیسے اسے جھٹکا لگا تھا, وہ فوراً کھڑی ہوئی تھی. کیا ناران؟ مگر میں تو مری میں تھی, وہ جیسے یقین نہیں کرنا چاہتی تھی. تم ریلیکس ہو جاؤ بیوٹیفل گرل, میں تمہیں سب بتاتا ہوں, مصطفیٰ نے پرسکون انداز میں کہا تھا. ریلیکس ہو جاؤ؟ ایسے کیسے ریلیکس ہو جاؤں میں؟ ایک رات نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا, اور تم کہہ رہے ہو کہ میں ریلیکس ہو جاؤں؟ وہ اب جذباتی ہو رہی تھی, اس کی آنکھیں لال اور آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوئے تھے. ایک منٹ سلیپنگ بیوٹی. وہ فوراً کھڑا ہو کر اس کے پاس آیا تھا. میری بات سنو, اس کا ہاتھ تھاما تھا. میں جانتا ہوں یہ سب تمہارے لیے بہت سرپرائزنگ ہے, مگر دیکھو, تمہیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا. جو کچھ تم نے فیس کیا ہے اور جو کچھ تم نے آگے فیس کرنا ہے, اس کے لیے تمہیں ریلیکس ہونا ہوگا مائی ڈیئر. وہ اسے نرمی سے سمجھا رہا تھا. بیٹھو یہاں. وہ اس نے دوبارہ اسے اسی جگہ پر بٹھایا تھا. اپنی انگلی سے اس کے آنسو صاف کر کے وہ دوبارہ اپنی جگہ جا کر بیٹھا تھا. اب پوچھو, اس نے دوبارہ کہا تھا. یہاں کیسے آئی میں؟ بھیگی آواز تھی. تمہیں یہاں اس رات ماسٹر لے کر آئے تھے, اس نے مختصر جواب دے کر مایا کی جانب دیکھا تھا. تم نے آدھی رات کو زخمی حالت میں ملی تھی. تمہیں گولیاں لگی تھی. اس کے علاوہ تمہارے جسم پر کئی جگہ شیشے کے ٹکڑے لگے تھے, جس کی وجہ سے بہت خون بہا تھا. تم شاید اس کھائی میں گری تھی, وہ وہاں سے سلپ ہوتی ہوئی نیچے گری تھی. اسی دوران تمہیں بہت سی چوٹیں بھی آئی تھی. وہ ایک چوٹ سر کے پیچھے حصے میں لگی تھی. شکر ہے زیادہ گہری نہیں تھی. مایا نے شکر ادا کرنے کے بعد ایک گہری سانس لی تھی. وہ جان چکے تھے کہ تم پر حملہ ہوا, اس لیے تمہیں لے کر ہسپتال جانے کے بجائے وہ تمہیں میرے گھر لے کر آئے ہیں. میں ایک ڈاکٹر ہوں, تمہاری کنڈیشن بہت خراب تھی, تمہیں ہسپتال لے جانا ضروری تھا, مگر ماسٹر نے اجازت نہیں دی تھی, اس لیے تمہیں مجھے اپنے گھر میں ہی ٹریٹمنٹ دینا پڑا, اور اس کے بعد تم کوما میں چلی گئی. مایا کی آخری بات پر اس نے حیرت سے اسے دیکھا. کوما؟ جی سلیپنگ بیوٹی, آپ پچھلے 3 مہینے سے کوما میں تھی. مصطفیٰ نے جیسے ایک دھماکہ کیا تھا اور وہ سناٹے میں آ گئی تھی, اور پھر کافی دیر خاموشی رہی تھی. شاید سارے سوال ختم ہو گئے تھے, شاید وہ کسی گہری سوچ میں تھی. مصطفیٰ نے مایا کو اشارہ کیا تھا. وہ جانتے تھے اس وقت اسے تنہائی کی ضرورت تھی. ہم پھر بعد میں بات کریں گے, وہ اس کا گندھا دباتے ہوئے اس نے کہا تھا. وہ اپنی جگہ ایسے ہی بیٹھی تھی, شاید اسے کچھ سنائی بھی نہیں دیا تھا. مصطفیٰ سیڑھیوں کی جانب بڑھا تھا کہ موبائل کی بپ نے اس کی توجہ اپنی جانب ملبوس کی تھی. اس نے موبائل کا نکال کر دیکھا, ایک میسیج تھا. اس نے میسیج اوپن کیا تھا.
اپنے ہاتھ اس سے دور رکھو۔ اس نے پلٹ کر صوفے پر بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ وہ حیرانگی کی انتہا پر تھا۔ حویلی میں اب بھی خاموشی کا رائے تھا۔ یہ صبح کے 10 بجے کا وقت تھا۔ ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک لڑکی تیزی سے باہر آئی تھی۔ وہ اب سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اس کا رخ دائیں جانب کچن کی طرف تھا۔ کچن میں آؤ تو 3 ملازمہ ناشتے اور دوپہر کے کھانے کی تیاری میں مصروف تھی، جبکہ ان کے ساتھ کوئی درمیانی عمر کی خاتون کھڑے انہیں کچھ سمجھا رہی تھی۔ شہزاد شاہ کا ناشتہ جلدی سے لگاؤ، ذرا بھی دیر ہوگی تو ناراض ہوں گے۔ وہ ان کے کہنے پر ایک ملازمہ اب جلدی سے اس کام میں لگ گئی تھی۔ تائی، وہ لڑکی اب کچن کے دروازے پر کھڑی انہیں پکار رہی تھی۔ تائی نے پلٹ کر اسے دیکھا اور ایک مسکراہٹ ان کے ہونٹوں پر آئی تھی۔ ارے تم آج جاگ گئی؟ اسے کہہ کر وہ دوبارہ ملازمہ کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ اس کا ناشتہ بھی تیار کرو جلدی سے۔ وہ کہاں ہے؟ اس نے پوچھا تھا، جس پر تائی کے ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ وہ ہمارے جاگنے سے پہلے ہی چلا گیا تھا، ایک خط چھوڑ گیا بس۔ اس کے قریب آ کر کہا تھا۔ کیسا خط؟ اس نے بے چینی سے پوچھا تھا۔ یہی کہ وہ واپس جا رہا ہے، کچھ عرصے تک نہیں آئے گا۔ تائی کہہ کر کچن سے باہر نکلی تھی اور وہ ان کے پیچھے آئی تھی۔ کیا مطلب واپس چلا گیا؟ ایسے کیسے جا سکتا ہے؟ وہ کسی کو بھی بتائے بنا اس کے دیور بدلے تھے۔ زویا، سخت لہجے میں اس کا نام لیا تھا۔ تم بھول رہی ہو کہ وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، اسے کوئی بھی یہاں آنے اور یہاں سے جانے سے روک نہیں سکتا۔ وہ کہہ کر پلٹ چکی، جبکہ زویا وہیں کھڑی انہیں زیادہ دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ناشتہ کرنے کے لیے ٹیبل پر موجود تھے۔ درمیان میں شہزاد شاہ، ان کے دائیں جانب سعدیہ شاہ اور بائیں جانب زویا۔ وہ چلا گیا؟ شہزاد شاہ نے سعدیہ بیگم کی جانب دیکھ کر کہا تھا۔ جی، صبح سویرے ہی نکل گیا تھا، لکھ کر گیا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے جا رہا ہوں۔ چائے کا گھونٹ پڑتے ہوئے انہوں نے کہا تھا۔ یہ ہمیشہ ایسے ہی جاتا ہے، نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا، مگر اسے بتا کر جانا چاہیے نہ تایا ابو؟ زویا کی بات پر ان کے چلتے ہاتھ رکے تھے۔ وہ کسی کو بتا کر جانے کا پابند نہیں ہے، انہوں نے اسے سنجیدگی سے جواب دیا تھا، جس پر زویا خاموش ہو گئی تھی۔ اسے اس کا اس طرح جانا اچھا نہیں لگا تھا۔ جمشید کہاں ہے؟ شہزاد صاحب نے اس سے پوچھا تھا۔ وہ بھی صبح چلے گئے تھے، سعدیہ بیگم نے جواب دیا تھا، اور اس کے بعد مکمل خاموشی ہو گئی تھی۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں موجود کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، نظریں سامنے تھی مگر وہ پھر بھی سامنے نہیں تھی۔ اس کی سوچیں اس وقت سے پیچھے لے گئی تھی۔ وہ آج بھی اس رات کے اندھیروں میں گم تھی۔ تم جاگ گئی؟ بتایا بھی نہیں؟ مایا نے اس کے پاس آ کر کہا تھا۔ میں سوتے ہی کب ہوں؟ ایک اداس مسکراہٹ تھی۔ اس کی نظر اب بھی باہر کے منظر کی جانب تھی۔ تمہیں سونا چاہیے، سوگے نہیں تو دماغ اور دل دونوں ٹھیک طرح کام نہیں کریں گے۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مایا نے کہا تھا۔ دل تو مر چکا ہے، اس نے یہ اب کہاں کام کرنا ہے؟ اور دماغ؟ وہ اب اس کی جانب مکمل متوجہ تھی۔ وہ اب بہت خطرناک کام کرنا چاہتا ہے، اس نے کہا تھا، اور مایا اس کی بات پر الجھ گئی تھی۔ کیا مطلب؟ کیسے خطرناک کام؟ اس نے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، وہ شاید آگے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اچھا چلو، مصطفیٰ ناشتے کے لیے انتظار کر رہا ہے۔ میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا، اس نے انکار کیا تھا، لیکن خطرناک کاموں کے لیے تمہیں دل کی چاہت کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، مایا نے مسکرا کر کہا تھا۔ چلو۔ وہ اب اس کے ساتھ آ رہی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر مصطفیٰ پہلے سے ہی موجود تھا، اسے آدھا دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ گڈ مارننگ سلیپنگ بیوٹی، آئیے۔ اس کے دائیں جانب رکھی کرسی آگے کی تھی، وہ خاموشی سے اس پر بیٹھ گئی تھی، پھر وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا، جبکہ مایا ان کے سامنے بائیں جانب کی کرسی پر بیٹھی تھی۔ سکینہ، ناشتہ لے آؤ، مایا نے آواز دی تھی، اور اب اس کی نظر مصطفیٰ کی جانب تھی۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہو تم؟ مصطفیٰ نے اس سے پوچھا تھا۔ مجھے اب کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا۔ نظریں سامنے رکھی پلیٹ پر تھی۔ سکینہ اب کھانا لگا رہی تھی، اور اس وقت تک وہ تینوں خاموش تھے۔ تمہیں اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہے، مایا نے اس سے کہا تھا، جبکہ مصطفیٰ نے جوس کا گلاس اس کی جانب بڑھایا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، اس نے مایا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کون سا گھر؟ مایا کی جگہ پر وہ رک گئی تھی۔ واقعی کون سا گھر؟ وہ گھر تو جل چکا تھا، اور اب وہاں تو کچھ نہیں بچا تھا، نہ کوئی چیز، نہ اس کی ماما پاپا۔ اسے بس ایک بار پھر وہ رات یاد آئی تھی، اسے ایک بار پھر وہ آگ یاد آئی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو بھرنا شروع ہوئے تھے۔ مصطفیٰ نے مایا کو گھورا تھا، جبکہ مایا نے گردن جھکا لی تھی۔ اسے اب احساس ہوا تھا کہ اسے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ دیکھو، رو مت، ہم جانتے ہیں کہ تم اپنے گھر جانا چاہتی ہو، اور ہم تمہیں وہاں لے کر جائیں گے۔ مصطفیٰ کی بات پر مایا نے فوراً سے حیران نگاہوں سے دیکھا تھا۔ سچ میں؟ اس نے پوچھا تھا بے یقین انداز میں۔ بالکل سچ، اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ ماسٹر ہمیں اس کی اجازت نہیں دیں گے، مایا نے احتجاج کیا تھا۔
मैं जानता हूँ वो अब दोबारा इस लड़की के जाने मुतवज्जा हुआ था। देखो स्लीपिंग ब्यूटी, मास्टर ही तुम्हें यहाँ लाए हैं और ये घर भी उन्हीं का है। हम सिर्फ उनके लिए काम करते हैं और हम उनकी इजाज़त के बगैर तुम्हें कहीं नहीं ले जा सकते। मगर उसने उसके हाथ पर हाथ रखा था। मास्टर तुम्हें वहाँ ले जा सकते हैं और इसके लिए तुम्हें इंतज़ार करना होगा। कितना इंतज़ार? एक और सवाल किया था। ये मैं नहीं जानता मास्टर, जब ठीक समझेंगे ये तभी हो सकता है। यकीन मानो वो ये सब सिर्फ तुम्हारी हिफाजत के लिए कर रहे हो। वो उसे यकीन दिलाना चाहता था। आखिर है कौन ये मास्टर? कहाँ है? क्या नाम है उसका? वो अब सब जान लेना चाहती थी। उसके सवाल पर माया और मुस्तफ़ा ने एक दूसरे की जानिब देखा था। ये हम तुम्हें नहीं बता सकते, जैसे कि मुस्तफ़ा ने बताया कि हम उनके लिए काम करते हैं। उनकी इजाज़त के बगैर कुछ नहीं कर सकते, माया ने कंधे झुकाकर कहा था, जबकि मुस्तफ़ा ने गहरी सांस ली थी। मुझे बात करनी है उससे, उसने एक और डिमांड की थी। ये नामुमकिन है, जवाब माया की जानिब से आया था। क्यों नामुमकिन है? उसे अब गुस्सा आने लगा था। क्योंकि जब तक वो नहीं चाहेंगे तुम उनसे बात भी नहीं कर सकती। माया के जवाब पर वो फौरन तैश में उठी थी। उसके साथ ही मुस्तफ़ा और माया भी खड़े हुए थे। क्या बात है, मैं यहाँ अपने शहर से दूर इस सुनसान वादी में एक अनजान घर में 2 अजनबियों के साथ हूँ। मुझे यहाँ लाने वाला एक अजनबी है जिसका नाम तक मैं नहीं जानती, जिसे मैं देख नहीं सकती, जो यहाँ मौजूद नहीं है और मैं उससे बात भी नहीं कर सकती। मैं बस इस घर में कैदी की एक कैदी बनकर रह सकती हूँ और तुम दोनों उसके लिए मेरे जासूस बनकर। क्या बात है तुम दोनों की, वो ऊंची आवाज में कह रही थी। ऐसी बात नहीं है, हम तुम्हारे दोस्त हैं, मुस्तफा ने उसके पास आकर कहा था। दोस्त? मजाक कर रही हो मेरे साथ? मेरी बेबसी देखो जरा। एक रात एक ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा घर, मेरे माँ बाप। उसकी आवाज अब भारी हो रही थी, उसकी आंखें लाल हो रही थी। एक रात ने सब जला कर रख दिया। वो जब रात गुजरी तो मैं यहाँ हूँ इस कैद खाने में, तुम्हारे मास्टर को ऑर्डर के रहमो करम पर। मुझसे मेरी आज़ादी भी छीन ली। अब उस शख्स ने बचा क्या है मेरे पास अब? वो मुसलसल चीख रही थी, जबकि मुस्तफ़ा ने उसे बाजू से पकड़कर कंट्रोल करने की कोशिश की थी। ऐसा कुछ नहीं है, कैद नहीं हो तुम, ये सब तुम्हारी हिफाजत के लिए है, समझ क्यों नहीं रही तुम? उसे अपनी तरफ मुकम्मल मुतवज्जा किया था। तुम्हारे लिए बाहर बहुत खतरा है स्लीपिंग ब्यूटी, वो लोग अब भी तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम्हारी तलाश हर जगह हो रही है। ऐसे में तुम्हें बाहर ले जाना किसी खतरे से खाली नहीं है, समझो बात को। उसने उसके बाजों से पर अपनी पकड़ थोड़ी ढीली की थी। वो अब खामोशी से उसे सुन रही थी। मास्टर भी इंतजार कर रहे थे वक्त बेहतर होने का। फिर तुम जहां कहोगी हम तुम्हें ले जाएंगे, मगर अभी नहीं। बाहर जाने के लिए तुम अभी तैयार नहीं हो, खुद बताओ, क्या तुम उनका सामना करने के लिए तैयार हो? वो उससे पूछ रहा था और उसे महसूस हुआ उसकी बात ठीक ही तो थी। वो उनका सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। वो उसके दुश्मन थे, उसे मार देना चाहते थे और वो ऐसा नहीं चाहती थी। उसे मरना नहीं था, उसे उनका सामना करना था, इसलिए तो भागी थी वो। क्या हम नाश्ता करें? मुस्तफा ने अब उसे गौर से देखते हुए पूछा था। उसने कहा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। एक नजर माया की जानिब देखा जो मुस्कुराई थी। ओके, उसने कहा था और माया ने सुकून का सांस लिया था। यह नारायण की ही एक सड़क थी। सर्दियों के दिन होने की वजह से यहाँ पब्लिक ज्यादा नहीं थी। एक काले रंग की गाड़ी तेजी से उस सड़क पर रवा थी। ऊंचे रास्तों से गुजरकर अब वो एक होटल के सामने रुकी थी। यहाँ आसपास कुछ दुकानें और लोगों की चहल पहल भी थी। गाड़ी का फ्रंट डोर खोलकर बाहर निकला था वो। ब्लू पेंट कोट, गर्दन तक आते लंबे बाल, जिन्हें बीच की मांग बनाकर दोनों तरफ बिखेर दिया था। उल्टे हाथ में कीमती घड़ी, सीधे हाथ में एक की चेन जिसमें 3 चाबियां थी। चौड़े कांधे, सफेद रंगत गहरी काली आंखें, हल्की सी दाढ़ी, ऊंची मगरूर नाक, गले में टाई और पाँव में ब्रांडेड कट शूज पहने वो अब होटल के अंदर आया था। सामने रिसेप्शन पर 2 आदमियों ने उसे आधा देखकर सर पर हाथ रखकर सलाम किया था, जिसका जवाब उसने सर हिला कर दिया था। वो तेजी से अब लिफ्ट की जानिब आया था। 4th फ्लोर का बटन पुश किया था। कुछ लम्हों में ही लिफ्ट का दरवाजा खुला और अब वो सीधा एक कमरे की जानिब आया था। उसने कमरे में आते ही दरवाजा लॉक किया था। फिर वो बेड के साथ रखी मेज की जानिब पड़ा था। पहला दराज खोलकर उसमें एक दूरबीन निकाली थी और अब कमरे के साथ मौजूद बालकनी की जानिब आया था। वहां खड़े होकर उसने सामने देखा था। नारायण का खूबसूरत मंजर था, मगर वो ये मंजर देखने के मूड में नहीं था। उसने दूरबीन अपनी आंखों पर लगाई थी। सामने उसे दरख्तों के बीच एक घर नजर आया था। उसने दूरबीन घुमाई थी। अब वो उस घर के सामने के हिस्से को आराम से देख सकता था। वहां कोई भी नजर नहीं आ रहा था, मगर खिड़कियों के हटे हुए पर्दे बता रहे थे कि वहां रहने वाले लोग जाग चुके हैं। कुछ देर में उसने दूरबीन हटाई थी। बेड पर बैठकर उसने अपने शूज उतारे थे और अब वो पलटकर अपने कमरे में मौजूद एक और दरवाजे की जानिब पड़ा था। दरवाजे से अंदर आओ तो एक छोटा सा कमरा था जिसे स्टडी रूम कहा जा सकता था, क्योंकि यहाँ एक मेज जिस पर LED और उसके साथ एक लैपटॉप, मोबाइल और कुछ पेपर्स रखे थे। कमरे की एक दीवार पर बने
कैबिनेट्स पर कुछ किताबें रखी थी और दाएं जानिब एक सोफा था। वो उस मेज के पास आया था। मेज के पास रखे रिवॉल्विंग चेयर पर बैठकर उसकी पुश पर सर टिकाया था। फिर अगले ही लम्हे वो आगे झुका और कीबोर्ड का एक बटन प्रेस किया, जिसके बाद एलईडी की स्क्रीन रोशन हुई थी और फिर एक मंजर था जो स्क्रीन पर नजर आ रहा था। एक डाइनिंग रूम का मंजर, जहां मौजूद डाइनिंग टेबल पर 3 लोग मौजूद थे, 2 लड़कियां और एक लड़का जो खामोशी से नाश्ता कर रहे थे। उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आई थी। फिर उसने देखा वो तीनों खड़े हुए थे। उनमें से एक लड़की मुलाजमा को हिदायत दे रही थी, जबकि दूसरी लड़की पलट कर सीढ़ियों की जानिब जा रही थी और वो लड़का उसके पीछे आया था। उसे रोककर उसे कुछ कहा था। उसने फौरन से एक और बटन पुश किया। अब उस मंजर के साथ साथ आवाज भी आ रही थी। तुम फिर से अपने कमरे में जा रही हो ब्यूटीफुल गर्ल? उसे रोककर मुस्तफा ने कहा था। हाँ, उसने मुख्तसर जवाब दिया था। अभी तो निकली हो इस कमरे से, तुम्हें ताजी हवा की जरूरत है। चलो पीछे गार्डन में चलते हैं। वो कहकर पलटा था, मगर वो अपनी जगह रुकी थी। क्या हुआ? उसे अपनी जगह से हिलते ना देख उसने पूछा था। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? उसने पूछा था, जिस पर मुस्तफा मुस्कुराया था। क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। उसके जवाब पर वो हल्का सा मुस्कुराई थी। अब चले? उसने बाहर की जानिब इशारा करते हुए पूछा था। उसने सर हिलाया था। वो उसे लेकर घर की पिछली जानिब गार्डन में आया था। यहाँ दरमियान में एक चूल्हा लगा था। चारों तरफ दरख्त और फूलों के पौधे मौजूद थे। ताज़ा हवा और फूलों की खुशबू ने उसे आंखें बंद करने पर मजबूर कर दिया था। वो गहरी सांस ले रही थी, जैसे ये सब उसके दिमाग को पुरसकून करने में मदद दे रहे हों। उसे देखने में ही बिजी था जब उसके मोबाइल पर मैसेज टोन बजी थी और इसी आवाज ने उस लड़की के सकते को तोड़ा था। उसने आंखें खोली थी, आंखों में नमी थी। मुस्तफा ने मोबाइल निकाल कर देखा। मास्टर का मैसेज था। तुम बैठो। उसने सामने रखे चूल्हे की जानिब इशारा किया तो खामोशी से उस जानिब चली गई थी। मुस्तफा ने अब मैसेज खोला था। मुझे कल गार्डन में भी नजर आना चाहिए। एक ऑर्डर दिया गया था। मुस्तफा ने गहरी सांस ली थी। एक तो इस बंदे के काम खत्म नहीं होता। बड़बड़ाकर वो झूले की जानिब जाने ही लगा था जब उसके मोबाइल दोबारा बजा था। उसने उकताकर मोबाइल देखा और हाँ, उसका नाम अमल है, ब्यूटीफुल गर्ल नहीं। मैसेज पढ़ के उसके होंठों पर मुस्कुराहट आई थी। अमल, उसने धीमी आवाज में कहा और सामने बैठी उस लड़की की जानिब देखा था जो ख्याल के किसी और जहां में थी। वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से बाहर निकला था। सामने उसका ड्राइवर उसके इंतजार में नजर आया था। कैसे हो अहमद? ड्राइवर को अपना बैग देते उसने कहा था। बिल्कुल ठीक हूँ बॉस, आप बताएं। डिग्गी में बैग रखते उसने पूछा था। अब ये बॉस वॉस बंद करो अहमद, हम इस वक्त अपने शहर में हैं। एक आम इंसान की तरह तुम मेरा नाम ले सकते हो। अहमद के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा था। शहजाद साहब को खबर हो गई हो, वो हमें छोड़ेंगे नहीं, इसलिए बैक डोर खोलते हुए कहा था। उनकी फिक्र मत करो, वो हम पर नजर रख सकते हैं, हमें सुन नहीं सकते। वो बैठ चुका था और अहमद भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया था। 3 महीने लगा दिए इस बार आपने, सब ठीक था? उसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा था। ठीक तो कुछ भी नहीं अहमद, इस बार जो काम करना था वो बहुत मुश्किल था। उसके लहजे में एक अफसोस था। अहमद ने महसूस किया था। क्या काम हो गया? हाँ, हो गया, बस उसकी कुछ निशानियां रह गई हमसे। उसने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा था। तुम कभी निशानियां नहीं छोड़ते फरहाद, जब तक तुम खुद ना चाहो। अहमद की बात पर उसने एक गहरी सांस ली थी। जिंदगी बहुत उलझी हुई है अहमद, ना चाहते हुए भी हम अपने गुनाहों की निशानी अपने हाथों ही छोड़ देते हैं। उसने आंखें बंद की थी और फिर कुछ मंजर उसकी निगाहों के सामने आए थे। आग में लिपटा घर, एक भागती हुई लड़की और खाई। उसने फौरन आंखें खोली थी। अमन ने देखा वो कुछ घबराया हुआ लग रहा था। तुम ठीक हो? उसने पूछा था। हाँ, बस कुछ याद आ गया था। अपने माथे को दबाते उसने कहा था। अपनों के हाथों निशानियां छोड़ाए हो फरहाद, क्या ये खतरनाक नहीं? वो इसके लिए परेशान हो रहा था। मैं तो हमेशा से ही खतरों से घिरता रहा हूं अहमद, मगर अपनों के हाथ अपने गुनाहों की निशानी छोड़ देने के बाद आप उन निशानियों को मिटा नहीं सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो अपने भी आपकी जिंदगी से मिट जाएंगे। उसने कहा था और जाने उसके लहजे में क्या था कि अहमद ने पलटकर उसे देखा था और वो हैरान रह गया था। ये वो फरहाद तो नहीं था जिसे आखिरी बार उसने देखा था, ये तो कोई और था। आपको आराम की बहुत सख्त जरूरत है बॉस, गाड़ी रोककर उसने कहा था और फरहाद ने देखा सामने एक घर था। तुमसे कल मुलाकात होगी अहमद, मैं कुछ वक्त अकेला रहना चाहता हूँ। गाड़ी से निकलते हुए उसने कहा था। ओके बॉस। उसका बैग मुलाजिम के हवाले करके वो वहां से जा चुका था। उन्हें मरी आए हुए भी सिर्फ 5 दिन ही हुए थे। वो इस्लामाबाद से यहाँ शिफ्ट हुए थे। वजह पापा का ट्रांसफर था। उसके पापा एक होटल के मैनेजर थे। यहाँ भी उनकी एक ब्रांच थी जो कुछ अरसा से नुकसान दे रही थी, इसलिए कंपनी ने पापा को यहाँ ट्रांसफर कर दिया था और पापा ने यहाँ एक घर भी ले लिया था।
وہ یہاں آ کر بہت خوش تھی. اسے مری کا موسم ہمیشہ سے ہی بہت پسند تھا اور پھر یہاں کی خوبصورتی قدرتی مناظر بچپن سے ہی اسے بہت اٹریکٹ کرتے تھے. وہ اس وقت واک کر کے گھر آئی تھی. کچن سے ایک گلاس جوس لینے کے بعد وہ ان کے کمرے کی جانب گئی تھی مگر دروازے پر ہی رک گئی تھی. اندر سے ماما اور پاپا کی باتوں کی آواز نے اسے روک دیا تھا. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہاں کیسے آ گئے؟ ماما بہت پریشان لگ رہی تھی. مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا. انہوں نے مجھے دیکھ لیا. اب ہم کیا کریں گے؟ پاپا کی آواز میں بھی بہت پریشانی تھی. ہمیں کچھ کرنا ہوگا جہانگیر. وہ ہمیں مار دیں گے. ہماری بیٹی، اسے چھپا دو جہانگیر پلیز. وہ باقاعدہ رونے لگی تھی. ہماری بیٹی کو کچھ نہیں ہوگا سیرت. میں شہزاد کو اس تک کبھی نہیں پہنچنے دوں گا. اور بس پاپا کے اس نام نے ساری کہانی سمجھا دی تھی. وہ اب پلٹ کر اپنے کمرے کی جانب آئی تھی. اس نے کمرے میں آ کر اپنا لیپ ٹاپ آن کیا تھا. گوگل پر شہزاد شاہ کا نام لکھا تھا اور اسے ان کی ڈیٹیل مل گئی تھی. وہ ایک سیاسی پارٹی کے لیڈر تھے. ان کا تعلق راولپنڈی سے تھا. ان کے ایک بھائی جمشید بھی ہیں جو کہ گاؤں کی زمینوں اور وہاں کی فصل وغیرہ کی دیکھ بھال کرتے تھے. سیاست میں جمشید کا کوئی خاص انٹرسٹ نہیں تھا بلکہ ان کے علاوہ گھر کے کسی بھی فرد کا سیاست میں کوئی عمل نہیں تھا. ان کا ایک بیٹا بھی ہے جو بہت کم ہی نظر آتا رہا ہے. اس کے علاوہ سننے میں آیا ہے کہ ان کا ایک اور بھائی بھی تھا مگر وہ انہیں چھوڑ کر چلا گیا تھا. کیوں گیا، کون تھا، کہاں گیا، یہ کوئی نہیں جانتا تھا مگر وہ جانتی تھی. وہ سب جانتی تھی. ماما نے اسے سب بتایا تھا. انہوں نے بتایا تھا کہ شہزاد شاہ اس کے تایا ہیں اور ان کی جان کے سب سے بڑے دشمن بھی. اس نے شہزاد شاہ کی تصویر پر کلک کیا تھا. وہ اب اس کی سکرین پر موجود تھی. کتنا روب، کتنی سختی اس چہرے میں. وہ شاہ گھرانے کے سربراہ تھے. ان کے گھرانے کی خاص بات یہ تھی کہ وہ اپنے خون میں ملاوٹ برداشت نہیں کرتے تھے. خاندان سے باہر شادی کرنا ان کے ہاں گناہ سمجھا جاتا تھا. پسند کی شادی کا تو وہ یہاں کوئی نام بھی نہیں لے سکتا تھا. پڑھائی میں ان کے ہاں کوئی روک ٹوک نہیں تھی مگر وہ اپنے اصولوں کے بہت پکے تھے. جو الفاظ ان کی زبان سے نکلتے وہ پتھر کی پر لکیر سمجھے جاتے تھے. اور سیاست میں آنے کے بعد تو اس میں اضافہ ہو گیا تھا. لوگوں کی زندگیوں کا فیصلہ اب بھی وہ خود کرتے تھے. بس کوئی ان کے اصولوں کے خلاف جانے کی کوشش تو کرے. ایک تو کامیاب سیاستدان ہونے کی وجہ سے اپنے گناہوں پر بہت آسانی سے پردہ ڈال چکے تھے اور اب وہ ایک نیا گناہ کرنا چاہتے تھے. ماما اور پاپا ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے. پہلے دوستی پھر محبت کا سفر دونوں نے ساتھ طے کیا مگر یہاں مسئلہ یہ تھا کہ ماما کا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے ہونے کے ساتھ ساتھ ایک الگ ذات سے بھی تھا. تو پھر شہزاد شاہ کا اس رشتے کے لیے ماننا ناممکن تھا. اس لیے ماما اور پاپا نے کورٹ میرج کر لی تھی. اور جب وہ شادی کر کے حویلی آئے تو شہزاد شاہ کا رد عمل توقع سے زیادہ خطرناک تھا. وہ ماما کو گولی مار دینا چاہتے تھے. بہت مشکل سے وہ دونوں اپنی جان بچا کر بھاگے تھے مگر شہزاد شاہ نے اپنے بندے ان کے پیچھے لگا رکھے تھے. اور پھر کتنے ہی سال پاپا شہر بدل بدل کر رہا کرتے تھے. اسے یاد تھا بچپن میں وہ 6 مہینے سے زیادہ ایک جگہ نہیں رہتے تھے اور اس کی وجہ سے شہزاد شاہ تھا. اور پھر وقت گزرتا گیا. اتنے سال گزر جانے کے بعد پاپا ریلیکس ہو گئے تھے. انہیں لگا تھا کہ اب شہزاد نہ بھی اسیب ان کی زندگی سے جا چکا ہے اور شاید ایسا بھی ہو بھی گیا تھا. مگر آج اتنے سالوں بعد وہ اسیب دوبارہ ان کے سامنے آ گیا تھا. وہ اس تصویر کو غور سے دیکھ رہی تھی. کیا کوئی اتنا پتھر دل ہو سکتا ہے؟ اس نے خود سے پوچھا تھا. اصولوں کے لیے کسی کی جان لے لینا، وہ بھی اپنے سگے بھائی کی. وہ حیران بھی تھی مگر یہ حقیقت تھی. جانے اور کتنی دیر بیٹھی وہ یہی سب سوچ رہی تھی جب کمرے کا دروازہ نوک ہوا تھا. آ جائیں، اس نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے کہا تھا. دروازہ کھول کر ماما اندر آئی تھی. کیا ہو رہا ہے؟ اس کے بیٹھے انہوں نے پوچھا تھا. کچھ نہیں، آپ بتائیں. وہ ان پر کچھ بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی. تم سے ایک بات کرنی ہے. اس کا ہاتھ تھامتے انہوں نے کہا تھا. تمہارا گریجویشن تو کمپلیٹ ہو گیا. ہم چاہتے ہیں کہ تم آگے پڑھائی کنٹینیو کرو. ماما اس سے کہہ رہی تھی اور وہ جانتی تھی کہ وہ ایسا کیوں چاہتی ہیں. یقیناً اسے یہاں سے دور بھیجنا چاہتی تھی. ٹھیک ہے، میں یہیں کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لوں گی. اس نے مسکرا کر کہا تھا. نہیں، تم اپنی یونیورسٹی میں ہی آگے بڑھو گی. پاپا نے بات کر لی ہے. کل جا کے تم فارم جمع کروا دینا. ایسا نہیں ہو سکتا. میں اکیلی نہیں رہ سکتی وہاں اور آپ لوگوں کے بغیر تو بالکل بھی نہیں. اسے اب ایک خوف تھا اور ماما کے سامنے ظاہر تو نہیں کرنا چاہتی تھی مگر وہ حقیقت تو جانتی تھی نا. ان حالات میں اسے یہاں سے دور بھیجنا چاہتے تھے مگر وہ کیسے انہیں چھوڑ کر جا سکتی تھی. میں نے کب کہا تم اکیلی رہوگی؟ ہم سب ساتھ جائیں گے. تمہارے پاپا کو اپنا ٹرانسفر کر دوبارہ وہاں کروانا ہوگا اور اس کے لیے کچھ دن لگ جائیں گے. پھر ہم بھی وہاں آ جائیں گے. ابھی تو بس تمہیں وہاں جا کر فارم جمع کروانا ہے، پھر وہ واپس آ جانا ہے. ماما نے اسے نرمی سے سمجھایا تھا. مگر میرا دل نہیں چاہ رہا. ہم بعد میں ساتھ جا کر ایڈمیشن کروا لیں گے. جانے کیوں مگر وہ ایک دن کے لیے بھی وہ یہاں سے دور نہیں ہونا چاہتی تھی. پرسوں آخری ڈیٹ ہے ایڈمیشن کی، اس لیے تمہارا جانا ضروری ہے. اب مزید کوئی بات نہیں ہوگی. اپنی پیکنگ کرو. 1 گھنٹے میں تمہاری فلائٹ ہے. وہ اسے حیران کر کے کھڑی ہوئی تھی.
اتنی جلدی؟ ہاں، کیونکہ وہاں جا کر تم ریسٹ کرو گی، پھر صبح یونیورسٹی جانا ہوگا۔ 2-3 دن میں اپنی دوستوں کے ساتھ گزار لینا۔ وہ پرسکون تھی۔ اتنی جلدی کس بات کی ہے ماما؟ اسے کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ اپنا سامان پیک کرو، 1 گھنٹے کے بعد پاپا تمہیں ایئرپورٹ لے کر جا رہے ہیں۔ وہ اسے سختی سے کہہ کر چلی گئی تھی اور اس کے پاس اب کوئی آپشن نہیں تھا سوائے پیکنگ کرنے کے۔ اسے اپنے بازوں میں درد محسوس ہوا تھا اور یہی درد اسے حال میں واپس لے کر آیا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ اپنے بازو میں رکھ کر دبایا تھا۔ اور شکر ہے، مصطفیٰ نے جیسے سکھ کا سانس لیا تھا۔ یہ کیا ہے تم نے؟ اپنے بازو مسلتے اس نے پوچھا تھا۔ کب سے تمہیں پکار رہا تھا، مگر تم تو کسی اور ہی جہاں میں گمتی ہے، اس لیے سوچا تمہیں چٹکی کاٹ کر اس جہاں میں واپس لیا ہوں۔ اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ حد ہو گئی، غصے سے کہہ کر سامنے دیکھا۔ وہ بھی گارڈن میں موجود تھی۔ تمہیں نہیں لگتا سلیپنگ بیوٹی کہ تمہیں ماسی میں رہنے کی بجائے حال پر توجہ دینی چاہیے؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد مصطفیٰ نے کہا تھا۔ اچھا تو بتائیں ذرا مجھے، حال پر کیا توجہ دوں میں؟ یہ کہ میں ایک انجان علاقے میں، انجان گھر میں، 2 انجان لوگوں کے ساتھ ایک انجان انسان کی قید میں بند ہوں، اور اس قید میں انجانے میں بھی آزاد نہیں ہو سکتی۔ وہ جو جیسے اپنے فوراً ہی تیش میں آئی تھی۔ اچھا کاٹ کیوں رہی ہو؟ مصطفیٰ اس کے اس روپ پر چونکا تھا۔ تم فیوچر کے بارے میں بھی سوچ سکتی ہو نا؟ اس نے اس بارے کو مشورے سے نوازا تھا۔ ہاں فیوچر، عمر نے گہری سانس لیجیے۔ میرا حسین فیوچر، اس حسین وادی کی حسین صبح میں اس حسین کمرے میں جاگنا، اور ایک حسین دن کا آغاز ناشتے سے کرنے کے بعد ایک حسین شام کا انتظار کرتے کرتے سو جانا۔ اوہ واہ، کیا فیوچر ہے میرا! دونوں ہاتھ پھیلاتے اس نے کہا تھا۔ لگتا ہے تم نے آملیٹ میں کالی مرچیں ڈال لی تھی، زیادہ ڈال دی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے مصطفیٰ نے کہا تھا۔ کیا کالی مرچیں؟ وہ فوراً ہی کھڑی ہوئی تھی اور مصطفیٰ کو لگا جیسے اب وہ اس کا آملیٹ بنانے والی تھی۔ کالی مرچیں نہیں، انگارے کھائے ہیں میں نے، اور اگر تم نے مزید مجھ سے کوئی بات کرنے کی کوشش کی، ایک انگلی اس کی جانب اٹھائی تھی، تو میں تمہیں ان انگاروں میں جلا بھی سکتی ہوں۔ اسے وارننگ دی تھی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ فوراً ہی کھڑا ہوا، اس سے دور ہوا تھا۔ تم نے جلانا ہے تو جا کر ماسٹر کو جلاؤ، مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہارے انگاروں میں جلنے کا۔ وہ بھی اس کے مقابلے میں کھڑا تھا۔ اوہ تمہارے وہ ماسٹر! وہ ایک قدم آگے ہوئی تھی اور مصطفیٰ ایک قدم پیچھے۔ جس دن تمہارا وہ 3rd کلاس ماسٹر میرے سامنے آ گیا نا، 3rd کلاس ڈانسر میرے سامنے آیا، میں اسے بھی چلا دوں گی۔ اسے خطرناک انداز میں دھمکی دیتے ہوئے پلٹی تھی اور مصطفیٰ کو اب ہوش آیا تھا۔ 1 منٹ، کیا کہا تم نے؟ وہ اس کے پیچھے پیچھے آیا تھا جبکہ وہ رکی نہیں تھی۔ وہ اب تیزی سے گھر کے اندر آ کر لاؤنج سے گزری تھی۔ تم نے ماسٹر کو 3rd کلاس ڈانسر کہا؟ پاگل تو نہیں ہو تم؟ وہ اس کے پیچھے آتا کہہ رہا تھا جبکہ وہ سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ انہیں معلوم ہو گیا تو قیامت آ جائے گی۔ اس نے اپنے کمرے میں جا کر دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا تھا جبکہ وہ اب تڑپ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ مایا نے کچن سے نکل کر آواز دی تھی۔ وہ فوراً پلٹا تھا۔ اس نے ابھی ماسٹر کو 3rd کلاس ڈانسر کا ہے مایا۔ یہ لڑکی اپنے ساتھ کچھ کروا لے گی، اگر ماسٹر کو پتہ لگ گیا تو وہ اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ وہ پریشانی کے عالم میں کہتا ہوا سیڑھیوں سے اتر رہا تھا، لیکن انہیں تو پتہ لگ چکا۔ اب مایا کے جواب پر اس کے قدم رکے تھے اور پھر اچانک اسے کچھ یاد آیا تھا۔